प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सकुशल होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो गोदान उपन्यास पर ही है। आपने गोदान उपन्यास की कथा वस्तु को अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि इससे पहले हमने गोदान उपन्यास की जो कथा वस्तु है उसका वीडियो आप तक पहुंचा दिया था। तो आज जो है हम गोदान उपन्यास के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। यदि आपने कथा वस्तु को अच्छे से समझ लिया है तो आप गोदान उपन्यास के सभी जो भी प्रमुख प्रश्न उत्तर बनते हैं उनको भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का गोदान उपन्यास का उद्देश्य। देखिए, इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो वो बिना किसी उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है। यदि निरुद्देश्य कोई कार्य होता ही नहीं है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे हम उद्देश्य पहले ही निर्धारित कर लेते हैं कि इस कार्य को करने से हमें ये लाभ होगा, इस कार्य को करने से हमें इस प्रकार से ज्ञान अर्जित होगा। तो यदि विद्यार्थी भी विद्यालय में पढ़ाई करने आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका एक लक्ष्य होता है कि वहाँ उनको ज्ञान अर्जित करना है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से कि इस संसार की कोई भी व्यक्ति जो है बिना किसी उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं करता। इसी प्रकार प्रत्येक रचना में रचनाकार का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य छिपा रहता है, भले ही वह सामान्य पाठक को पता चले या न चले, लेकिन वास्तव में उस रचना में एक उद्देश्य छिपा होता है। और वो उसके अंदर जो उद्देश्य छिपे होते हैं वो हमारे समाज को एक दिशा निर्देश देते हैं। समाज की बुराई पर हो सकते हैं, समाज की किसी बहुत बड़ी गंभीर समस्या पर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए ही रचना का निर्माण किया जाता है। अब जो हमारी उपन्यास विधा है उसमें 6 तत्व होते हैं, उनमें से उद्देश्य भी एक प्रमुख तत्व है। तो आज हम उस उद्देश्य तत्व पर ही विस्तृत चर्चा करेंगे। गोदान उपन्यास के भी 2 प्रकार के उद्देश्य हमें इसमें मिलते हैं। उपन्यास को पढ़ने और समझने के बाद पता चलता है कि एक उद्देश्य है प्रत्यक्ष उद्देश्य और दूसरा है अप्रत्यक्ष उद्देश्य। तो जो प्रत्यक्ष उद्देश्य है, यानी किसी भी रचना को पढ़ते ही हमें उसमें स्पष्ट रूप से ये पता चल जाए कि इसमें ये उद्देश्य जो है वो लेखक ने निर्धारित किए हैं, हमारी समझ में आ जाए, वो आम पाठक की समझ में आ जाए, तो वो होते हैं प्रत्यक्ष उद्देश्य। और अप्रत्यक्ष उद्देश्य वे होते हैं जो कविता या कहानी या फिर कोई भी उपन्यास है उसके अंदर भाव में छिपा हुआ जो उद्देश्य होता है वो होता है अप्रत्यक्ष उद्देश्य, जो सामान्य पाठक वर्ग की समझ में नहीं आता है। तो आज पहले हम प्रत्यक्ष उद्देश्य की चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष अर्थात जो विषय वस्तु या घटना हमारी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से हमारी समझ में आ रही है वह प्रत्यक्ष उद्देश्य के अंतर्गत आती है। तो पहले हम जो ये हमारा उपन्यास है गोदान, इसके कुछ प्रमुख जो उद्देश्य हैं वो भी प्रत्यक्ष, उन पर हम दृष्टिपात करेंगे। तो पहला जो हमारा ये है प्रत्यक्ष उद्देश्य में किसान महाजन समस्या का चित्रण किया गया है। पूरे उपन्यास में हमने देखा है कि किसान और महाजन के बीच एक खींचतान सी चली रहती है कि किसान जो है वो कर्ज लेने के पास महाजन के पास जाता है और महाजन जो है वो बार बार उनका शोषण कर रहा है। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में दिखाया है कि किस प्रकार से एक किसान महाजन से जब कर्ज लेकर ज़मीन मालिक से मजदूर बन जाता है, यानी अपनी ज़मीन का मालिक होता है लेकिन जैसे ही कर्ज ले लेता है तो उस कर्ज के बोझ के तले वह इतना दब जाता है कि जो महाजन है उसे मालिक के स्तर से हटाकर एक मजदूर के स्तर पर ले आता है। इस उपन्यास में मुख्य पात्र होरी सिर्फ एक आदमी, एक आम किसान नहीं है, बल्कि वह पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी एक आम आदमी या आम किसान की तरह नहीं इस उपन्यास में होरी पात्र है,
बल्कि वह पूरे देश के किसानों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा है। दूसरा जो प्रत्यक्ष उद्देश्य के अंतर्गत है, धार्मिक पाखंड का चित्रण किया गया है इसमें देखिए प्रेमचंद जी ने माता दीन जो है वो ब्राह्मण जाति से है और कटाक्ष करते हुए उन्होंने लिखा है कि जब जो माता दीन का बेटा दाता दीन का बेटा जो माता दीन होता है वो सीलिया जो चमारिन है उसके प्रेम करता है। तो यहाँ पर माता दीन पर कटाक्ष करते हुए ही प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है कि माता दीन एक चमारिन से फंसा हुआ था, इसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्रे बाँचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था, उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी नहीं थी। यह नित्य पूजा स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब गोबर झुनिया से विवाह कर लेता है, विवाह तो नहीं दिखाया जाता हालांकि उसका, लेकिन जब वह झुनिया को अपने घर पर छोड़कर लखनऊ चला जाता है तो ये माता दीन जो धर्म के अपने आप में एक धर्म के स्तंभ बने बैठे हैं, देखिए वही जो हैं माता दीन जो है वह निश्चित रूप से उसका जो पिता है दाता दीन, वह होरी पर जो है 30 मन अनाज का डाढ़ लगा देता है और 100 रुपये नगद जुर्माना लगा देता है। जबकि उसका स्वयं का बेटा जो माता दीन है, जब वह एक चमारिन को अपने घर पे रख लेता है तो उस पर वो कोई विरोध प्रकट नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रकार से धर्म के ठेकेदार भी इस उपन्यास में दिखाए गए हैं कि धार्मिक पाखंड हो रहा है एक प्रकार से। अगले हम देखते हैं कि समाज में जो व्याप्त अनाचार और व्यभिचार को भी दिखाया गया है। समाज में किस प्रकार से अनाचार फैला हुआ है, व्यभिचार हो रहा है, और ये सब कौन कर रहा है? जो धर्म के ठेकेदार हैं या फिर जो उच्च वर्ग जाति के हैं, वही ये सब फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आम इंसान को तो अपना पेट पालने तक ही सीमित है, उसी में उलझे रहते हैं सारी जिंदगी। तो प्रेमचंद जी ने अपनी रचना में समाज में फैले अनाचार, व्यभिचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार आदि का खुलकर वर्णन किया है। उन्होंने अपने उपन्यास में दिखाया है कि किस प्रकार समाज का प्रभुत्व वर्ग पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर सामान्य जनता का शोषण करता है, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि जगह जगह पर हम यही देख रहे हैं कि होरी की ही गाय मर जाती है, तो होरी की गाय मरते ही जो महाजन लोग हैं उन्हें एक मौका मिल जाता है फिर से परिवार का गला दबाने का, तो हीरा पर जुर्माना लगा देते हैं, हीरा भाग जाता है। पुलिस का दरोगा जब आता है तो उसे भी रिश्वत चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये अनाचार और जो व्यभिचार फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा जो समाज में है उसको प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में दिखाया है। मिल मालिक और मजदूरों की समस्या को प्रत्यक्ष जो उद्देश्य है उसमें दिखाया गया है कि मिल मालिक जो मिस्टर खन्ना है उसकी मिल में मजदूर काम करते हैं, आपस में दोनों वर्गों के बीच संघर्ष हो जाता है, और उसमें ये भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो शासक वर्ग है, ठीक है, वो साठगांठ कर लेते हैं आपस में ही मिलकर और मजदूरों को दबाने का उसमें प्रयत्न किया जाता है। तो ये सब जो है प्रत्यक्ष उद्देश्य के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम दृष्टिपात जो है अप्रत्यक्ष उद्देश्य पर भी करेंगे, जो आम पाठक की समझ में नहीं आते हैं, जो उपन्यास की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें उसमें जो निहित समस्याएं हैं उनका पता चलता है। तो अप्रत्यक्ष उद्देश्य की जो बात है कि ऐसे उद्देश्य जो सामान्य पाठकों को आसानी से दिखाई नहीं देते या उनकी दृष्टि उन उद्देश्यों को नहीं देख पाती, क्योंकि अप्रत्यक्ष उद्देश्यों को समझने के लिए उपन्यास के संवादों को अच्छी प्रकार से समझना ज़रूरी होता है। व्यक्ति और समाज के बीच का द्वंद्व दिखाया गया है कि झुनिया को अपनाने के बाद समाज द्वारा लगाया गया दंड, जिसमें 100 रुपये नगद व 30 मन अनाज का डाढ़ हो जाता है, और जब सीलिया को मानवता के नाते होरी उसे अपने घर में शरण देता है तो होरी के प्रति समाज का व्यवहार, यह सब ही होरी और समाज के बीच जो है अंतर्द्वंद को उजागर करता है। देखिए होरी जो है
वो जब विधवा जो झुनिया होती है और गोबर का उससे प्रेम प्रसंग होता है, और गोबर जब उसको अपने घर छोड़ जाता है और लखनऊ चला जाता है, तो होरी उसे अपने घर पे रखता है। झुनिया भी इसका समर्थन करती है। और इसी प्रकार से सिलिया को जब माता दीन अपने घर से निकाल देता है, तो वह सिलिया को भी मानवता के नाते अपने घर में शरण दे देता है। और ये सारी बातें जो हैं समाज व्यक्ति के बीच अंतर्द्वंद को दर्शाता है कि होरी जो है वो समाज के ताने भी सुनता है, उस पर जो है दंड भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये समाज का जो प्रारूप है ये उपन्यास में प्रेमचंद जी ने दर्शाने का प्रयत्न किया है। दूसरी तरफ ग्रामीण और शहरी जीवन में अंतर को दर्शाया गया है कि ग्रामीण जीवन कैसा होता है और शहरी जीवन में कितना अंतर होता है। कि उपन्यास में दो कथाएं साथ साथ चलती है। प्रेमचंद जी ने इन दोनों कथाओं के माध्यम से एक ही समय में दो स्थानों के अंतर को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया है। जहाँ शहरों में शिक्षा है, रोजगार है, व्यापार है तथा ज़रूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, वहीं गाँव में अशिक्षा है, बेरोजगार है, भूखमरी है, बीमारी है तथा जीवन की मूलभूत आवश्यकता भी नहीं पूरी होती, यानी वह भी अनुपलब्ध है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब रूपा की शादी में मालती जो जिसके घर में रहता था गोबर लखनऊ, तो मालती जो है गोबर के साथ रूपा की शादी में आती है। जब मालती गाँव वालों से सफाई के विषय में पूछती है तो धनिया जवाब देती है, यहाँ पर तो यह सब सफाई और संयम कैसे होगा सरकार, भोजन तक का तो ठिकाना है नहीं। यानी सफाई के विषय में तो व्यक्ति तब सोचता है ना जब उसका पेट जो है वो भरा हुआ हो, यानी उसके पेट की तृप्ति हो जाए। वो यही कहना चाहती है कि लोगों का पेट खाने पीने की तो पूर्ति होती नहीं है, तो व्यक्ति सफाई के बारे में कैसे सोचे। तो इस प्रकार से ये इसमें दिखाया गया है। दूसरा, अब तो क्या दिखाया था कि ग्रामीण और शहरी जीवन में अंतर, और अब ग्रामीण और शहरी समाज में किस प्रकार का अंतर है। ठीक है, तो प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में दिखाया है कि शहर वालों के रिश्ते जो हैं वो दिल से नहीं पैसों से जुड़े होते हैं। ठीक है, जिन लोगों के रिश्ते अपने घर में ही सही नहीं होते हैं वो समाज में क्या रिश्ते निभाएंगे। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम मिस्टर खन्ना को देख सकते हैं, जो एक पूंजीपति वर्ग का शासक है, चीनी मिल का मालिक है, बहुत सारे मजदूर उसके वहाँ पे काम भी करते हैं, लेकिन वहाँ देखिए वहीं पर घर में इतना पूंजीपति रईस व्यक्ति होने के बावजूद भी उसकी अपनी पत्नी गोविंदी के साथ नहीं बनती है। ठीक है, यानी घर में ही उनके रिश्ते सही नहीं हैं, तो वे समाज में यानी मजदूरों के साथ वो कैसे एक प्रेम भाव का रिश्ता या स्नेह का रिश्ता निभा सकता है। गांव में जाति बंधन तो है और उनमें मनमुटाव भी होते हैं, परंतु उत्सवों में और दुख की घड़ी में वे सब मनमुटाव भूल जाते हैं और सब एक दूसरे का दुख बांटने लग जाते हैं। फिर भी शहरी और ग्रामीण जीवन जो है इसमें के समाज में अंतर दिखाया गया है वहाँ के लोगों में, क्योंकि शहर के जो लोग हैं उनमें उतना स्नेह भाव नहीं होता जितने गांव के लोगों में होता है। तभी तो होरी का सिलिया से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी माता दीन के द्वारा उसे घर से निकाल देने के बाद मानवता के नाते होरी उसे अपने घर में शरण दे देता है, जबकि स्वयं वह आर्थिक देखिए स्वयं उसके घर में इतनी आर्थिक अभावों से वह ग्रस्त है, लेकिन इसके बावजूद इसकी परवाह किए बिना सिलिया को अपने घर में शरण दे देता है। अगले जो इसमें समाज की समस्या को दिखाया गया है प्रेमचंद जी ने, वो है अंतर्जातीय विवाह का चित्रण। देखिए वास्तव में ये बहुत ही काबिले तारीफ है कि सन 1936 का लिखा गया ये उपन्यास है और प्रेमचंद जी ने अपनी रचना में गोबर और झुनिया का सिलिया और माता दीन का जो विवाह करवाया है, इसमें वह एक अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार होरी ने झुनिया को गोबर की पत्नी के रूप में स्वीकार करके तथा माता दीन ने सिलिया को अपनाकर समाज के समक्ष एक बहुत बड़ी मिसाल प्रस्तुत की है। तो उस समय शायद समाज में ऐसा संभव नहीं था, लेकिन प्रेमचंद जी ने इन दोनों रिश्तों के माध्यम से यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि अंतर्जातीय विवाह भी बहुत सफल होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगली जो हमारी समस्या है प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या। ठीक है,
प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या जो है वो रूपा और अधेड़ उम्र के रामसेवक के माध्यम से दिखाई गई है। इसमें जो है कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि जो प्रेमचंद जी हैं यहाँ उन्होंने एक सकारात्मक सोच का भी परिचय दिया है। इसमें रूपा बूढ़े सेवक राम सेवक से विवाह करके भी प्रसन्न है, ठीक है, और राम सेवक भी इस विवाह से खुश है। लेकिन अनमेल विवाह का जो बंधन होता है, संबंध जो उनका होता है वो कम ही सफल होता है। लेकिन यह समाज में एक कुप्रथा है, बहुत देखने को मिलता है कि ये अनमेल विवाह भी समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में उठाया है। उसके बाद हम देखते हैं विधवा पुनर्विवाह की समस्या, और सन 1936 में तो शायद ये बहुत संभव नहीं था, अब तो ये एक आम बात हो गई है, लेकिन फिर भी आज भी विधवा के पुनर्विवाह पर बहुत सोच विचार किया जाता है, ये भी हम समाज में देखते हैं। तो विधवा विवाह समाज एवं स्त्री के लिए सकारात्मक सोच है, ये प्रेमचंद जी ने इसे बढ़ावा दिया है, बशर्ते उसकी पद्धति जो है वो गोबर की पत्ती थोड़ी ठीक नहीं रही इसमें, क्योंकि गोबर जो है झुनिया को अपना तो लेता है लेकिन वह समाज का मुख सामना नहीं कर पाता और लखनऊ चला जाता है। और लेकिन फिर भी प्रेमचंद जी ने जो भोला का और विधवा नौरी का विवाह दर्शाया गया है इसमें, तो ये भी एक समाज की जो समस्या थी जिसको एक सकारात्मक सोच के साथ प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में समाज की जो एक नई पहल उन्होंने की, ये भी बहुत ही एक मिसाल अपने आप में देती है। अगली जो हम समस्या देखते हैं कि नारी के अंतर्मन की समस्या, और ये एक मनोवैज्ञानिक सा विश्लेषण हो जाता है कि नारी के मन में यानी उनके अंतर्मन की समस्या। इस उपन्यास में हम देखते हैं कि गोविंदी, डॉक्टर मालती, झुनिया, धनिया, सीलिया, सोना, रूपा आदि सभी स्त्रियां जो हैं उनके मन में अनेक समस्याएं हैं, ठीक है। जिस तरह से गोविंदी है उसकी मिस्टर खन्ना से नहीं बनती, डॉक्टर मालती है वो डॉक्टर मेहता से बहुत प्रेम करती है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर मेहता जो हैं वो ये सोचते हैं कि डॉक्टर मालती जो है वो उसके अनुरूप नहीं है, वो इसे एक रमणी समझते हैं, एक बटरफ्लाई समझते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि झुनिया जो है वो गोबर उससे प्रेम तो करता है लेकिन छोड़कर उसे लखनऊ चला जाता है, तो उस वो मन में क्या उसके अंतर्द्वंद चलता रहता है। यहीं पर धनिया जो है उसके ऊपर तो इतनी समस्याएं आ जाती हैं कि उसके अंतर्मन तो पता नहीं कितने सारे द्वंद्व उसके मन में चल रहे होंगे, तो लेकिन फिर भी वह झुनिया को अपने घर में शरण देती है। सीलिया जो है इसी तरह से, सोना, रूपा, इन सभी स्त्रियों के मन में अनेक समस्याएं हैं परंतु किसी से नहीं कह पाती वो अपने मन की समस्याएं, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं कह पाती हैं वो। इसलिए प्रेमचंद जी ने पुरुष समाज में इन समस्याओं पर ध्यान देने का भी आग्रह किया है कि इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के मन में जो चल रहे अंतर्मन की जो उनके अंतर्मन में क्या समस्याएं हैं, यानी मन ही मन वो उन समस्याओं के लिए घुटती रहती हैं। तो आग्रह किया है पुरुष समाज से कि इन समस्याओं पर भी ध्यान देने चाहिए, जिससे प्रत्येक नारी अपने मन की बात खुलकर कह सके और उनके अंदर कोई भय ना हो किसी भी कारण से, और किसी भी प्रकार से कोई भी बात वह अपने मन में दबाकर न रखे, बल्कि वह भी समाज जो है उसमें स्वतंत्र जीवन यापन करे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो ये उद्देश्य था गोदान उपन्यास का, ये यहीं समाप्त होता है। और मैंने इसको बहुत ही विस्तार से आपको बता दिया है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको समझ आ जाएगा। इसके और भी कई क्वेश्चन बनते हैं जो हम पात्रों के चरित्र चित्रण के साथ जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।